तो जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी इज़हान फ्रॉम क्लास मैट्रिक एंड फ्रॉम सहारा स्कूलिंग सिस्टम एंड सर सैयद कॉलेजिएट। तो काफ़ी टाइम हो गया था, कोई लेक्चर की वीडियो नहीं आई थी, तो फाइनली आज मेरे पास टाइम मिला है। तो मैं आज जो है ना वो लेक्चर की कोई वीडियो रिकॉर्ड करने का मैंने सोचा है, क्योंकि आज संडे है, मेरे पास भी टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ी नॉलेज आप लोगों को भी दूँ और अपनी नॉलेज भी बढ़ाकर इंक्रीज़ करूँ। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है ना वो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। photosynthesis in unicellular photosynthesis in multicellular organism। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हमारे प्लांट्स में ही होता है, हम ह्यूमंस में तो होगा नहीं। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, हम ये टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम इसी लेक्चर को बरकरार रखेंगे। फोटोसिंथेसिस का सबसे पहले, फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में जो लफ्ज़ है फोटोसिंथेसिस वो एक कंपाउंड वर्ड है, यानी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है फोटो और सेकंड वर्ड की मीनिंग होती है सिंथेसिस, मतलब वो वर्ड है सिंथेसिस। तो जो फोटो का मतलब होता है ना, उस फोटो का मतलब होता है लाइट, और जो सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना। अब जो ये प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस का, वो होता है प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, मतलब जो हमारे ह्यूमंस वगैरह हैं उनमें नहीं होता, एनिमल्स में। इसकी वजह क्या है? अब जैसे मैं मिसाल लूँ, आप खाना खाते हैं, आप उस खाने से एनर्जी लेते हैं, लेकिन आप अपना खाना अपनी ही बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर रहे। वो खाना जब आप खा रहे हैं, आपकी बॉडी में उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, तब जाकर आपको उसकी एनर्जी मिल रही है। यानी कि आपके अंदर अभी हम दो प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, एक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। आपके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, लेकिन आपके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। और प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, और वो किस बिना पर हो रहा है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो अब हमें आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर आउटर रिसोर्सेज के ज़रिए, और उससे ही एनर्जी लेते हैं। तो वो जो खाना बना रहे हैं ना, वो है फोटोसिंथेसिस। वो खाना किस तरह बन रहा है? देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में ना बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम वगैरह सारी एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं। हमारी 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल मटेरियल है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स की बॉडी में के लिए ज़रूरी होगा और है भी, तो जो उससे बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा ना, वो हमारे लिए, मुझे पता है आप लोग को, कुछ बच्चे जो देख रहे होंगे उनको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब एक इक्वेशन के जरिए समझते हैं। हमारी जो इक्वेशन होती है ना, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। यानी कि जब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड आता है और हमारा जो वाटर है, जो हमारा H2O है, इनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो H2O है, वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और सिंपल मॉलिक्यूल्स। जो प्लांट की लैंग्वेज में हम बता सकें, जो फोटोसिंथेसिस की लैंग्वेज में हम कहें कि प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसने इन्वायरमेंट से ली होगी, और H2O उसने अपनी रूट से लिया होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी कि एज अ वेस्ट मटेरियल। अब ये जो हमारा ग्लूकोज बना है ना, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब इसके बीच में क्या हुआ? सिर्फ रिएक्शन हो गया? नहीं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो मिला है ना, ये एक सनलाइट की वजह से मिला, मतलब सनलाइट की वजह से ये रिएक्शन हुआ है। इसकी इक्वेशन बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बीच में आएगा इसके जो इनको रिएक्ट करवा रहा है। कौन करवा रहा है भाई? वो रिएक्ट करवा रहा है प्लांट के अंदर, प्लांट के लीफ में मौजूद क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ मिलकर सनलाइट रिएक्ट कर रही है, तब जाकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो और हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर रहे हैं और हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रही है। अब ये प्रोसेस होता किस तरह है? देखिए, प्लांट का एक लीफ है, सही है, प्लांट के लीफ में पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। देखिए, स्टोमेटा जो है ना, खाली उस चीज़ का नाम नहीं है जो एक पूरा हम स्ट्रक्चर बनाते थे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पिक्चर बुक के अंदर, ये देखें, ये जो है ना, इन्होंने ओपन स्टोमेटा बताया हुआ है और एक क्लोज स्टोमेटा बताया हुआ है। ये पूरा स्टोमेटा है ही नहीं भाई, ये स्टोमेटा है ही नहीं भाई। स्टोमेटा प्लांट की एपिडर्मिस में मौजूद होता है, लोअर एपिडर्मिस पे, ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस होता है। यानी कि ये लीफ है ना, लीफ के नीचे वाले हिस्से में स्टोमेटा मौजूद होंगे ज़्यादातर, अपर भी होते हैं, लेकिन वो अपर उस टाइप पे होंगे जब प्लांट अपने हाइड्रोफाइट जो होते हैं ना, जो प्लांट्स में जो वाटर में रहते हैं, उनके अंदर, सही है। अब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह होगा? ये है ना हमारा, ये जो हमारा स्टोमेटा है, ये सराउंडेड होता है टू गार्ड सेल,
और गार्ड सेल का मतलब गार्ड क्या कहते हैं, जो हमारी रखवाली कर रहे होते हैं। जब ये स्टोमेटा ओपन होगा ना, तो ये जो ओपनिंग है बीच वाली, ये स्टोमेटा है। ये पूरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्टोमेटा है बीच वाला जो ओपन हुआ हुआ है। और ये जो बराबर और अराबर में है ना, ये क्या रहेंगे इसके गार्ड सेल। और इसके गार्ड सेल में मौजूद होता है एक अदद वैक्यूल और क्लोरोफिल और न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे, इसी बुक की वजह से, इसी उसकी वजह से देखें। सबसे पहले हमारी, मैंने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब होगा, जब सनलाइट आएगी प्लांट पर। प्लांट के लीफ पर सनलाइट आई, प्लांट के लीफ पर सनलाइट आ गई, हमारे प्लांट के लीफ पर स्टोमेटा मौजूद है और स्टोमेटा के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये रहा क्लोरोफिल, ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करेंगे, जब ये क्लोरोफिल आएंगे ना, जब लाइट आएगी तो प्लांट पर, वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर दे भी रहा होता है और हमारे लाइट को, जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस की एनर्जी के जरिए। अब क्या होगा, अब प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेगा और H2O कहाँ से आएगा, उसकी रूट से आ जाएगा, जाइलम के जरिए पानी उस तक पहुंच जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, वाटर भी आ गया और क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब भी कर ली। अब क्या होगा, अब ये बनना शुरू हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। अभी हमारा स्टोमेटा क्लोज है, अभी हमारा स्टोमेटा इस फॉर्म में, प्रोसेस के दौरान इस फॉर्म में, सही है। ग्लूकोज बनना शुरू हो गया, C6H12 वो से ग्लूकोज बन रहा है, वो चला जाएगा वैक्यूल में, स्टोर होगा वैक्यूल में। अब हमारा वैक्यूल, कोई भी चीज़ एक हद तक चीज़ को एब्जॉर्ब करती है। हमारा अगर यूरिनरी ब्लैडर भी है ना, यूरिनरी ब्लैडर हमारा यूरिन जब तक स्टोर करेगा जब तक हम पास आउट नहीं कर देंगे। ये नहीं कि हम पास आउट नहीं करें, वो बर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह ये वैक्यूल है ना, इसके अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता जाएगा, भरता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जो क्लोरोफिल है ना, वो लास्ट स्टेज ऑफ बर्स्टनेस यानी कि टर्जिडिटी इख्तियार कर लेगा। और इस टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, टर्जिडिटी एक सेलुलर प्रोसेस होता है जो कि हर प्लांट्स के स्टोमेटा में होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ फ्लूडिडिटी, यानी कि जब उसके अंदर फ्लूड बहुत ज़्यादा भर जाता है ना, तो वो एक ऐसी स्टेट इख्तियार कर लेता है फटने जैसी। तो क्या होता है, ये जो हमारा वैक्यूल है ना, जितना इससे स्टोर होता है कर लेता है ये, और बाकी सारा अपनी सरफेस पर फेंकने लगता है और एक प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, इसकी स्टोमेटा की वॉल्स के ऊपर। स्टोमेटा की दो वॉल्स होती हैं, जो इनर है होती है ना वो थिक होती है, मोटी, और जो बाहर वाली होती है वो होती है थिन, यानी कि पतली। क्योंकि अगर अंदर वाली थिन होगी वो तो स्टोमेटा वैक्यूल इतना प्रेशर मतलब लगाएगा वो तो फट जाएगी, मतलब टूट जाएगी लेयर, इसीलिए अंदर वाली है थिक। अब वो अपना इस तरफ प्रेशर लगाया जा रहा है, इस तरफ प्रेशर लगा रहा है, इस प्रेशर लगाने की वजह से हमारा स्टोमेटा हो जाएगा टर्जिड और हमारा स्टोमेटा खुल जाएगा। हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की डेफिनेशन है ये, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग में इज अकर्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। हमारा गार्ड सेल वैक्यूल के प्रेशर फेंकने से टर्जिड हुआ और हमारा स्टोमेटा खुल गया और हमारा स्टोमेटा उसके बाद इस तरह के दिखता है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलकर रिएक्ट करा सनलाइट की प्रेजेंस में और हमारा ग्लूकोज इस तरह बना दिया। अब स्टोमेटा भी ओपन हुआ और इसी दौरान वेस्ट मटेरियल बना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है ना ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो प्लांट हमें दे रहे हैं, और वो ऑक्सीजन प्लांट का वेस्ट मटेरियल है और उनका वेस्ट मटेरियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑक्सीजन से ही तो सांस ले रहे हैं। अगर प्लांट हमारा ऑक्सीजन देगा ही नहीं हमें तो हम सांस कैसे लेंगे। इसका मतलब जो ऑक्सीजन उनका बाय प्रोडक्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो हमारे लिए यूज़फुल है। अब ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल ही नहीं करते, हम करते हैं, उसका हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया इनके अंदर, सही है। अब इनमें हुआ क्या, इक्वेशन सिंपल सी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना और ग्लूकोज से बनने के बाद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया जो हमने इनहेल कर लिया। अब सेकंड प्रोसेस आता है रेस्पायरेशन। भाई रेस्पायरेशन किस तरह होती है, अब जो ये ग्लूकोज बना है ना, इसका अभी हम दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। अब जो ये बना है ना ग्लूकोज, अब उससे क्या होगा, प्लांट ने ग्लूकोज बनाया तो है खाने के लिए, अब इससे एनर्जी भी तो वो लेगा ना। इससे एनर्जी किस तरह लेगा, जब ये ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होगा ना, जब ये ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तब जाकर इनको प्लांट को एनर्जी मिलेगी। यानी कि अब इसका उल्टा प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ आप पानी में बर्फ़ बना दो, पानी से बर्फ़ बना दो, यानी कि पानी लिक्विड मीडियम में हुआ, बीच में आई फ्रीजिंग, यानी कि जो हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो, फिर वो सॉलिड मीडियम में आ गया। अब मैं बोलूँ उसको वापस कन्वर्ट कर दो तो वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के तरीके से हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनी थी, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्ट करेंगे और वो
बना दें, ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्ट करेंगे और बना देंगे वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ जाएगा, इसमें प्लांट को एनर्जी मिलेगी एटीपी की फॉर्म में। ये फ़र्क होता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, अब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं। रेस्पिरेशन सिर्फ सिंपल वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है ना ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है और देता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब आप तो समझेंगे भाई दिन में तो फोटोसिंथेसिस हो रहा था, ये रेस्पिरेशन कब होगा? ये रेस्पिरेशन होगा रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम हमारे स्टोमेटा क्लोज होते हैं। और स्टोमेटा क्लोज क्यों होंगे? क्योंकि हमारा सनलाइट होगी नहीं, सनलाइट नहीं होगी, ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वैक्यूल टर्जिट कैसे होगा? जब वैक्यूल टर्जिट नहीं होगा तो स्टोमेटा ओपन कैसे होंगे? और जब स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो प्लांट की बॉडी से पानी भी बाहर नहीं जाएगा। इस वजह से प्लांट रेस्पिरेशन करता है रात के टाइम। इसीलिए हमें रात में प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बाय प्रोडक्ट फेंक रहे होते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब हम डिफरेंस लेते हैं। हमने एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा था कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन का फॉर्म होना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन का ब्रेकडाउन होना। क्या हो रहा है इसमें? फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ? भाई फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये हो गया एनाबॉलिक रिएक्शन यानी कि एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन का ब्रेक होना, वहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहे थे, यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूट रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो रेस्पिरेशन है वो हुआ कैटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना हमारी बॉडीज़ में, हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एनाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिज्म। सेकंड चीज़, अब भाई हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ होता है प्लांट्स में, जबकि रेस्पिरेशन हम एनिमल्स में भी होता है। हम एनिमल्स में आते हैं क्योंकि हमारे सेल की कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन और उसके जो ऑर्गेनेली होते हैं वो सेम होते हैं, और हमारा शेप भी सेम होता है। हमारा जो है ना सेल वो सर्कुलर होता है, स्फेरिकल, और जो प्लांट का सेल होता है वो स्क्वायर होता है। इसलिए हम प्लांट्स में नहीं आ सकते और हमारे पास वो एबिलिटी भी नहीं है। प्लांट्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? प्लांट्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट्स हमारी सारी एक्टिविटीज़ पर, जैसे वो एक्सक्रीशन भी करता है, वो ब्रीथिंग भी करता है, वो रेस्पिरेशन भी करता है, वो फूड की फॉर्मेशन भी करता है, वो डाइजेशन भी करता है। मतलब डाइजेशन से मुराद वो अपने खाने को ब्रेक डाउन भी करता है। और इसके अलावा वो सिर्फ मूवमेंट नहीं करता, लेकिन हम मूवमेंट करते हैं। बस इतना फ़र्क है कि हम जो है ना एनिमल्स में से आते हैं और वो प्लांट्स में से, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब सही है। अब इसके अलावा फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होगा। देखिए रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा, यानी कि ह्यूमंस में भी होगा। अब एक और चीज़, फोटोसिंथेसिस में हमें लाइट की ज़रूरत होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और हमें रेस्पिरेशन में लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बगैर लाइट के हो रहा है। और वो हो इसीलिए रहा है कि रात के टाइम लाइट नहीं है तभी रेस्पिरेशन हो रही है। और प्लांट, अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा दिन के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम में सनलाइट होगी। रेस्पिरेशन होगा नाइट टाइम, क्योंकि रेस्पिरेशन होगी। और रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल का कोई रोल नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल का रोल होगा। अच्छा, आप लोग को समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह होता है और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किस तरह होती है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स भी तो इंसान है ना, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा रेस्पिरेशन वो भी करेंगे। बिल्कुल यही है, जब एक इंसान रेस्पिरेशन करता है तो जब जो उसने फूड खाया होता है ना उसको वो ऑक्सीडाइज करता है, रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। यानी कि फूड की ब्रेक डाउन होती है, जिसके अंदर जो उसने खाया होता है ना डाइजेशन के जरिए, उससे एनर्जी एक एटीपी के फॉर्म में हमें एडिनो ट्राइफॉस्फेट, सबसे पहले वो एडीपी होता है, उसके बाद रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद वो एटीपी बनता है। तो एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, वो रेस्पिरेशन की वजह से मिलती है। अच्छा, इसमें क्या होगा, प्लांट एनिमल्स में ना दो तरह की रेस्पिरेशन होंगी, सही है। शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज हम में हो गई, ग्लूकोज सिस्टिक वो एक शुगर मॉलिक्यूल है, वो हम में होगा, वो हमें अपने खाने से मिलेगा। अब क्या होगा, प्लांट्स में जो है ना दो तरह की एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, दो तरह की रेस्पिरेशन होती है। एक होती है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा ग्लूकोज है ना वो सिंपल हमारा जो है ना टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, और हमें अलग सब्सटेंस मिल जाएंगे और हमें एटीपी की मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा जो हमें एनर्जी में मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसका उलट है। इसमें ऑक्सीजन जो है ना वो हमें नहीं मिल रही होती, इसमें ऑक्सीजन की लैकिंग होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो है ना अपने खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है
बगैर ऑक्सीजन के, उसमें क्या होगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना और ग्लूकोज जो है वो टूटेगा अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो अल्कोहल है ना, वो अल्कोहल कोई भी हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, C2H5 हो सकता है अल्कोहल। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें लैक्टिक एसिड मिल जाता है, हमें हमें अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना ब्रेक डाउन करता है, अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो उसमें क्या होता है, उसको एनर्जी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नहीं होती तो वो बगैर ऑक्सीजन के कर लेता है, लेकिन उसको नुकसान नहीं होता, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिससे आपके घुटनों में दर्द होगा, आपकी बॉडी बोन्स में दर्द होगा, मसल्स में दर्द होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो जो एनारोबिक करते हैं ना हमारे एनिमल्स, उनको जो ऑक्सीजन की अमाउंट की नीड होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ, जो हमें रिक्वायर होती है, मतलब हमें चाहिए होती है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा किसी केस में अल्कोहल बन जाता है, जैसे कि यीस्ट में बन रहा है, तो यीस्ट जो है ना हमारा वाइन और बियर, जो कि सारी ख़राब चीज़ें हैं, सभी गंदी चीज़ें हैं, उन सब में यूज़ होता है, जो कि बहुत हार्मफुल है, सही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको समझ में आए। वैसे तो ये टॉपिक मैट्रिक की बुक में है, लेकिन ये टॉपिक बहुत आसान है। और अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह गैसियस एक्सचेंज को करेंगे, कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन जो है ना इंसान में, एक तो हमारा ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी वगैरह भी होता है, सांस लेने का मतलब यानी कि ब्रीथिंग ही हमारे रेस्पिरेशन में आता है, और हमारा जो पूरा एयर पैसेज भी होता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी आता है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, उसी बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो कि मेरी मेहनत रंग लाए, बस मुझे ये दिखे। तो आप दुआ में याद रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।